नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, आभार है। मित्रों, अपन लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में अपन लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार एक ऐसा बिंदु है साथियों जो आपकी लगभग हिंदी को समेटे हुए रखता है साथियों। तो अपन लोग क्या करने वाले इस शब्द विचार को है ना सुचारू रूप से आगे बढ़ाने वाले हैं। और शब्द विचार में मित्रों हम शब्द पढ़ रहे हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों में हमने बात कर ली है कितने होते हैं, यानी दो, विकारी और अविकारी। और अब हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले हमने 3 पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया और उसके बाद हमने विशेषण पढ़ लिया। मित्रों, अब अपन नया बिंदु शुरू करते हैं और वो अपना है क्रिया। वो अपना कौन सा बिंदु है, क्रिया। और क्रिया के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। और कुछ नए तरीके से हम इस चीजों को पढ़ने वाले हैं जो आप लोग परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे हो, है ना। जो एक विधि थी, हमें बता दिया जाता था, 2 फिक्स परिभाषा बताई जाती थी कि आप इसे क्या करो, याद करो, और फिर 3 या 4 उदाहरण नपे तुले होते थे। तो साथियों अपन क्या करेंगे, कुछ और बेहतर करेंगे, यानी इससे भी बेहतर करने की पूरी क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना बिंदु। और वो बिंदु अपना कौन सा है, क्रिया। तो सबसे पहले यानी आज का अपना बिंदु की हेडिंग यही होगी, ये लो क्रिया। जब अपन क्रिया पढ़ेंगे साथियों तो यहाँ पर एक बात और हमें पढ़नी पड़ेगी महत्वपूर्ण। सबसे पहले कि क्रिया है क्या, और क्रिया शब्द है, मतलब क्रिया कहते किसे हैं, और इसका सामान्य बात है, मतलब इसकी जो सामान्य बात है वो भी हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों, जब अपन क्रिया की बात करेंगे तो यानी क्रिया वास्तव में अपन यहां से सीधा ही परिभाषा शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब अपन मूल बात में जाते हैं कि क्रिया वास्तव में है क्या। ठीक है, परिभाषा तो इसकी बाद में अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जब हम उसके मूल में यानी जड़ में चले जाएंगे तो फिर अपने आप है ना उसके ऊपर वृक्ष तो हो ही जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर आप सब लोग जानते होंगे ना, तन्ना भी खड़ा हो जाएगा, डालियां भी होगी, शाखाएं हो जाएगी, और वहीं फूल और पुष्प लगेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य हम उस मूल में जाते हैं जहां से ये है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि हमारी जो भाषा है हिंदी, हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी। और हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, ये आप लोग मुझे बता दोगे और आप जानते भी होंगे। अगर आप वास्तव में ये बात नहीं जानते होंगे तो वास्तव में आप लोगों को क्या जरूरत है, हंस वाहिनी की पिछली कक्षाएं, यानी अब तक से इससे पहले भी है ना 30 एक हिंदी की कक्षाएं हो चुकी है, उन कक्षाओं को आपको पढ़ना होगा। और वहां जब आरंभिक में आप कक्षाएं पढ़ोगे तो हिंदी का विकास क्रम दे रखा है साथियों, वो आप लोग पढ़ लेना और वहां से आपको पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर अपन बात करें हिंदी की मूल भाषा की, ध्यान दें बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर अपन बात करें हिंदी के मूल भाषा की, किसकी, हिंदी के मूल भाषा की, तो हम जानते हैं हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत। और वैसे तो हमें ये भी जानते हैं कि संस्कृत अब हमारी हिंदी है संस्कृत से विकसित होकर जरूर आई है, लेकिन अगर हम इसके नजदीक माने विभाजन के तौर पर नजदीक, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश हो जाएगी। कौन सी, सौर श्रेणी अपभ्रंश, क्योंकि हमने वहां से शुरू किया था। सबसे पहले संस्कृत को पढ़ा था, उसके बाद पाली को पढ़ा था, प्राकृत को पढ़ा था, अपभ्रंश को पढ़ा था, फिर उसको अलग भागों में बांटा। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश में क्या आती है, हिंदी। तो हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। अब ध्यान दे मूल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया क्रिया हम पढ़ रहे हैं, क्रिया। और क्रिया की बात हम साथ में ये भी कर रहे हैं, क्यों जरूरी है कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी, संस्कृत है। और मूल भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं, ध्यान से सुन ले, मूल भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। ध्यान दे, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, क्या कहते हैं, धातु। तो अब ये जो मैंने 2 बिंदु लिखे हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी बात तैयार कर सकते हो। यानी कि अगर क्रिया की सामान्यता, अगर पहचान की अपन बात करें सामान्यता, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि मूल है ना, मैंने आपको बताया हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत के अंदर क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और आप लोग ये अंग्रेजी में हम इसके लिए काम लेते हैं, वर्ब शब्द का काम लेते हैं। ठीक है,
तो हमें वो तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ धातु कहते हैं। तो अब अगर इस बात को पढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। देखो बदल सकते हैं अपन लोग, है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको अभी बताया है कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, और संस्कृत में वहां पर जो क्रिया है वो धातु के रूप में आती है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो अब हम बात करेंगे कि अभी क्या धातु से क्रिया बन जाएगी। बिल्कुल धातु से ही क्रिया बनेगी, लेकिन अकेली धातु से काम नहीं चलेगा। तो साथियों, यानी कि जब हिंदी में अपन लोग क्रिया बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मैं सामान्य पिन पॉइंट आपको पकड़ाऊंगा। अब यहाँ आप लोग प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, न कि आप 6ठी 7वीं 12वीं की व्याकरण पढ़ रहे हो, ठीक है। तो है ना, अगर वो भी आप पढ़ना चाहोगे तो अलग से उसके लिए मैं कक्षा शुरू करने वाला हूं, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा। लेकिन यहाँ हमें जितना जल्दी हो सके इन चीजों को, ये जो अपने पास तथ्य है, इन तथ्यों को क्या करना है, कवर करना है, और आगे भी हमें बढ़ते रहना है, ताकि जैसे जैसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे नजदीक आ रही है उसके पास मतलब हम पहुंचेंगे तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचेंगे। तो ये ध्यान दें कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते, बता दिया मैंने। हिंदी मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत में धातु, सारी बात बताई। अब क्रिया हम कैसे बनाएंगे, यानी क्रिया धातु के साथ, ध्यान दे भाई, धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर, धातु के साथ क्या जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर। ये लो, अगर अपन क्रिया बनाएंगे तो क्या कर देंगे, धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़कर हम क्रिया का क्या बना सकते हैं, स्वरूप बना सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें मैंने 2 बताई है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे भी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आप लोगों को अभी तक मैंने क्रिया की क्या नहीं बताई, परिभाषा नहीं बताई। तो क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं। देखो परिभाषा, ये एकमात्र परिभाषा है और जो लगातार चलती आ रही है। कुछ एक बदलाव लोग इसमें कर देते हैं परिभाषा में, है ना, कि किसी भी, देखो ध्यान दे, किसी भी शब्द में काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे ही बना सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और ये परिभाषा सही भी होती है कि जिन शब्दों में काम का, शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है, काम का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें या उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी परिभाषा, इससे छोटी कुछ हो नहीं सकती। अगर इससे छोटी करेंगे तो हम सार तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, परिभाषा जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है। लगातार इस परिभाषा को हम याद भी करते आ रहे हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप को हम आगे समझने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक आप, मुझे लगता है यहाँ तक आपका तथ्य है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, स्पष्ट हो गया है साथियों। अब अपन अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, और एक बार मैं पुनः आप लोगों को इस ओर इशारा कर देता हूं। हिंदी मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, धातु। और संस्कृत की धातु के हम क्या जोड़ देंगे, ना जोड़ देंगे, तो अपनी क्या बन जाएगी, क्रिया। कैसे बनेगी, मैं पहले इस बात को आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे धातु मूल रूप से क्या होती है, जैसे ये पड धातु हो गई, ठीक है, यह हो गई खेल धातु। हालांकि संस्कृत के अंदर इनमें से थोड़ा थोड़ा बदलाव स्वरूप पाया जाता है। पड, खेल, जैसे ये मैंने पी लिख दिया, है ना, उसी में आप कितना भी हो, जैसे उठ हो गया, इस प्रकार की ये जो सारी की सारी क्या, पड, खेल, उठ, है ना, नाच, भाग, ये सारे के सारे क्या हो गए, मूल धातु।
और धातु के साथ ना जोड़ देंगे। जैसे ये पढ़ शब्द है ये हमने लिख दिया और इसके क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, पढ़ना। क्या बन गया भाई, पढ़ना। तो अब हमारी ये है क्रिया, पढ़ना। क्रिया कौन सी होगी, पढ़ना। मूल रूप है ना, ये कौन सा हो गया, धातु है, ये धातु है पढ़, है ना, पढ़ धातु और ना प्रत्यय जोड़ते क्या बन गया, पढ़ना। इसी प्रकार ये देखो आप खेल धातु है ना, अपनी कौन सी धातु है, खेल धातु, और ये हम इसके आगे ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन गई अपनी क्रिया, खेलना। कौन सी क्रिया बन गई, खेलना। याद हो सकती है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसी प्रकार पी है तो यहाँ पर धातु कौन सी है, पी, और उसके क्या जोड़ देंगे, ना जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पीना। तो पीना क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये मैंने पहले तो इस बात की है ना आप लोगों को पुष्टि करवा दी कि मूल धातु होती है वो है ना एक तरीके से संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तित होकर आती है। जैसे संस्कृत में पठ धातु हो गई, ठीक है, उसी प्रकार है ना वहां पर कुछ धातु है वो अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर आ जाती हैं, कुछ में परिवर्तित होकर आते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी बात मैंने ये बता दी, ये भी समझ गए, ये भी समझ गया। परिभाषा को हम पहले से ही समझे हुए, लगातार हमें याद है। अब देखो ये कोई काम का करना या होना कैसे पाया जाता है, और जब हम इसके प्रकारों को पढ़ेंगे तो वहां इस बात को पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। अब मैं अगली बात बताता हूं। अगली बात क्या है, अगला अपना बिंदु है साथियों, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार की बात करेंगे तो क्रिया का प्रकार क्या होगा, यानी कि यहां हम क्रिया के दो प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वैसे तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहां अगर अपन बात करेंगे क्रिया के अलग अलग आधार पर भी प्रकार आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, कर्म के आधार पर क्रिया की, ठीक है। आगे प्रयोग या संरचना के आधार पर भी क्रिया आएगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, क्योंकि यहां से एक प्रश्न परीक्षाओं में हर एक एग्जाम से, चाहे आप छठी का एग्जाम दो उससे लेकर के आप RS प्री तक जाओ, वहां आप लोगों को ऑप्शनल मिलेगा, और RS मेंस में तो एक पूरा का पूरा पेपर भी वहां होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। क्रिया के प्रकार अगर मैं यहाँ पर लिख दूं भेद तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कोई भी भेद नहीं है, बात एक ही है, प्रकार या भेद की, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर। ऊपर लिखते हैं अपन, एक बार आप लोगों को ये चीज याद हो गई है तो अब अपन पढ़ते हैं किसकी बात कर रहे हैं, क्रिया के भेदों की, क्रिया के भेद या प्रकार। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पर। तो मैंने ये एक नंबर, वैसे यहां भी मैं एक नंबर डालूंगा कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद या क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और जब अपन बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया की तो इसमें भी महत्वपूर्ण है अपने भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने बात की, कितने हैं, दो है। कितने हैं, दो। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो। ध्यान से सुन ले, अब इनके बारे में अपन बड़ी अच्छी बात पढ़ने वाले हैं। एक तो अपने पास है कौन सा, सहकर्मक। कौन सा है, सहकर्मक। और दूसरे की बात करेंगे मित्रों तो कौन सा है, अकर्मक। दूसरे की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अकर्मक। अब देखो इन दोनों को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताता हूं, सुने। मैंने आपको बताया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, दो। लगातार आप जानते भी हो, और इसमें कोई मैंने आपको नई बात कोई अद्भुत नहीं बताई है, और मेरी इसमें कोई ज्यादा है ना, मेरी आप लोगों को आवश्यकता भी नहीं है इस चीज को याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सी बात है, ठीक है। क्योंकि कर्म के आधार पर दो होते हैं, तो सहकर्मक और अकर्मक। लेकिन अब देखो इस सहकर्मक और अकर्मक को समझना और पढ़ने के लिए क्या जरूरत है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले तो आप इस शब्द पर गौर करो, शह। देखो इस शह शब्द है, ये इस प्रकार शब्द है, शह और कर्म, ठीक है। तो ध्यान दे, शह का अर्थ हो जाएगा साथ। क्या हो जाएगा, साथ।
और कर्म का मतलब कर्म, यानी जिसके साथ में क्या है, कर्म है, वही क्या है, सहकर्म है। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कर्म सहित, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कर्म सहित, यानी ऐसे क्रिया, यानी ये क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, तो सहकर्मक क्रिया और एक कौन सी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हम क्रिया पढ़ रहे हैं लो। और अब अपन बात क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सह माने साथ में, कर्म माने कर्म, जिसके साथ में कर्म है वो क्या है, सहकर्मक है। अब ये कोई एक शब्द के साथ नहीं होगा, बल्कि ये जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तब बात करेंगे अपन लोग, है ना, उनके साथ क्या आएगा, कर्म आएगा। इसी प्रकार अकर्मक, अकर्मक अकार देखो अ प्लस और कर्म। अब यहां पर भी गौर करें, अ का अर्थ होगा नहीं, ठीक है, और कर्म मतलब क्या है, मैं अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैंने कर्म सहित लिखा है, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कर्म रहित। क्या लिख सकता हूं भाई, कर्म रहित। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। यानी अगर सामान्य तौर पर इन दोनों शब्दों का अर्थ अगर अपन जाने तो ये हो गया सहकर्मक जिसके साथ में कर्म प्रयुक्त होगा, अकर्मक जिसके साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। अब ये साथ में कैसे प्रयुक्त होता है मित्रों, जब अपन वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है, हम लगातार इसको पढ़ते आ रहे होते हैं, अंग्रेजी में भी हम जानते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब, इस प्रकार की बात करते हैं। हिंदी में अपन लोग बात करते हैं जैसे कर्ता है, देखो ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कर्ता। उसके बाद अपन किसकी बात करते हैं, कर्म, और उसके बाद किसकी बात करते हैं, क्रिया की। इस बात को ध्यान से समझ ले आप, अगर यहाँ पर आपने, है ना, समझ लिया तो ये मान के चलो आप लगभग क्रिया के स्वरूप को समझ चुके, और ये दोनों प्रकार तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखो कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी वाक्य के मुख्य रूप से ये तीन अंश हो गए, कर्ता सबसे पहले, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। जब अपन इन तीनों की बात करते हैं तो अब देखो मैं यहाँ सहकर्मक और अकर्मक की बात कर रहा हूं, ये कैसे हुआ है, देखो इसको समझने के लिए मित्रों ये देखो मैं आपको जो चीज बताना चाहता था वो था कि इधर कर्ता है, इधर कर्म है, और ये है क्रिया। तो क्रिया का हमेशा ही ध्यान दे, क्रिया का हमेशा ही अपने से पहले दो जगह प्रभाव पड़ेगा। क्रिया का कितनी जगह प्रभाव पड़ेगा, दो जगह। अगर दोनों है तो ध्यान से सुन ले, मैं कहता हूं कि क्रिया दो जगह अपना प्रभाव डालती है। कहाँ, ये आपको कर्म वाइज लिखा पड़ा है, ये रहा क्रिया, क्रिया से पहले कर्म है या करता है, देखो कर्म भी है कर्ता भी है। तो अगर क्रिया, ध्यान से सुन ले, अगर क्रिया कर्म व कर्ता दोनों पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, या मैं ये कहूं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता या कर्म दोनों पर पड़ता है। ध्यान से सुन ले, अगर क्रिया कर्म या कर्ता दोनों पर, मतलब दोनों पर प्रभाव डालती हैं, तो ये मान के चलो वहां पर अपनी कौन सी क्रिया है, सहकर्मक है। अरे मित्रों मैं आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, वो पद्धति नहीं है जो आप लोग लगातार पढ़ रहे हो और जो याद नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा कि क्रिया होती है, ठीक है, वाक्य में हमने कर्म कर लिया, मैंने इधर कहा क्रिया, क्रिया से पहले दो चीज होती है, उनका प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर पड़ता है, एक तो कर्म एक कर्ता। जब दोनों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब दोनों चीजें हैं तभी तो पड़ेगा, कोई चीज नहीं है तो कैसे पड़ेगा, ये कर्म रहा और ये कर्ता रहा। जब दोनों है तो दोनों पर प्रभाव है, देखो क्रिया का कर्म पर भी है और कर्ता पर भी है, तो अपनी क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक होगी। कौन सी होगी, सहकर्मक। अब देखो मित्रों आप इसको कितने ही शब्दों में इस परिभाषा को बना सकते हो कि वाक्य में जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर पड़ता है तो उसे सहकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकर्मक कहते हैं। कितनी, मतलब एक तरीके से परिभाषा बन गई। अब आप इसे रटते रहो, बात तो ये तीन अक्षरी है। अरे ये तो तीन शब्द लिखे गए, यहां से मैंने परिभाषा बनाई है, कहीं से लाया नहीं हूं, मतलब कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। तीन शब्द लिखो, क्रिया पहले दो पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म और कर्ता दोनों के साथ प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान देना, सदैव कोई क्रिया बिना कर्ता के संपन्न होती नहीं है, चाहे वो दिखाई दे रहा है और नहीं दे रहा हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता तो होता ही होता है, ये तो हम जानते हैं। तो कर्ता के साथ साथ कर्म भी है, तो कौन सी क्रिया है, सहकर्मक। अब देखो मित्रों मैं इसी चीज को आपको और समझाता हूं। अगर ये बात मैं इधर लिख रहा हूं, यहां देखो वही चीज, ये सबसे पहले मैंने लिखा कर्ता, ठीक है, कर्ता, 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 ठीक है,
अब 2 नंबर पर क्या है, कर्म, और मैं कर्म की जगह खाली छोड़ दी, ठीक है, और 3 नंबर पर मैंने लिख दिया क्रिया। अब ऐसी स्थिति बन गई तो आप लोग समझ गए होंगे, आपके दिमाग में उत्तर आ गया, दिमाग में उत्तर आ गया। अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो तो, अगर आपकी बुद्धि थोड़ा सा ही काम कर रही है या आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर है, अगर आप ये बात समझी हो तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों कि यह है क्रिया, क्रिया से पहले 2 चीज आएगी, अगर दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब तो यहाँ पर ये कॉलम ही खाली पड़ा है, किस वाला, ये कर्म वाला। कौन सा खाली पड़ा है, कर्म यहाँ है नहीं, मतलब यहाँ पर कर्म है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ कर्म है ही नहीं तो यहाँ 2 चीजों पर प्रभाव पड़ेगा कैसे, क्यों। अब केवल और केवल यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। मतलब वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, मतलब वाक्य में कर्म कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होता। बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, कर्ता कर्म क्रिया है ना, ये कर्म चलता रहता है वाक्य में, कर्ता है, यहाँ पर कर्म नहीं है और ये क्रिया है। तो अब इस चीज को परिभाषा बना लो, आप शब्दों में डाल दो इसको, शब्दों में ना, कितनी शब्द बना लो। कैसे बन गया कि वाक्य में जब क्रिया का, उधर उधर नहीं जाना, 3 शब्दों पर, क्रिया का प्रभाव, वाक्य में क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ता है। या कई बार क्या मतलब नकारात्मक दृष्टि से, मतलब ऐसे भी बनती है परिभाषा कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर, मतलब कर्म तो होता ही नहीं है, पड़ेगा कहां से, जब कोई चीज है नहीं तो पड़ेगा कैसे, तो कर्म पर न पढ़ करके सीधा किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो। तो मित्रों यहाँ पर अपनी जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, अकर्मक। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक, ठीक है। और वो हमने बात की सकर्मक की। मुझे लगता है ये चीज आप लोगों को बड़े ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप इस प्रकार कुछ चीज को पढ़ते हो, अपनी तरफ से कुछ है ना कलाकारी करना चाहते हो, चीजों को मतलब जल्दी सीखना चाहते हो, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप सहयोग ले सकते हो। तो मैंने आप लोग में एक बार पुनः बताता हूँ, 3 शब्द लिखो, कर्ता कर्म क्रिया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये हिंदी के व्याकरण के अनुसार लगातार नियम। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना, फिर वो आईएनजी उनजी लगती है। कहने का मतलब है साई क्रिया वगैरह बात की बात है। तो इसी प्रकार कर्ता कर्म और क्रिया, फिर क्या होगा, क्रिया का प्रभाव इन 2 पर पड़ेगा, किस पर, कर्म या कर्ता दोनों पर पड़ रहा है, तो सकर्मक है, मतलब कर्म भी है कर्ता भी है। और जब वाक्य के अंदर क्या है, यानी कि कर्म उपस्थित नहीं है, तो क्या हो गया, अकर्मक। अब मैं आप लोगों को लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं लिखाने वाला, क्योंकि परिभाषा बन गई सकर्मक की, यहाँ से बनी कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता कर्म दोनों पर पड़ेगा, सकर्मक है। और वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, यानी कर्म है ही नहीं तो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। तो हाँ, कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया होगी बताइएगा। बिल्कुल हमें सामने दिखाई दे रही है, अकर्मक। अब हम इस चीज की यानी इस वार्ता को और आगे लेकर चलते हैं जहां हमें जाना है। मैंने क्या बताया, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक की परिभाषा हो गई। अब हम इसको एक को लेते हैं। अगर वाक्य में आप लोग इनका कोई भी वाक्य ले लो, है ना, एक वाक्य भी मैं आपको इसका बताता हूं। एक वाक्य, जैसे एक सामान्य वाक्य हम लगातार पढ़ते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप इसको कैसे समझोगे, उसी प्रकार समझोगे। देखो कैसे समझोगे, मैंने ये तो आपको चीज बताई, अगर ये समझोगे, इस प्रकार समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखो राम क्या है, लिखो भाई राम इस वाक्य का क्या है, कर्ता। ये लिखना नहीं भूलो। पुस्तक यहाँ पर क्या है, देखो अगर हमें ये नहीं पता चला पुस्तक क्या, तो आगे चलो ना, इसको देख लो। पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया। तो ये अपने आप क्या बच गई, पुस्तक क्या बच गई, कर्म। तो बताओ मित्रों, क्या आपका ये कौन सा है ना डायग्राम बना है, ये बना है या ये बना है, ये बना है ना। जब ये बना है मतलब कर्म है, ये लो कर्म, क्या हुआ, सकर्मक। अब देखो मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको, अगर ये आप लोग समझ गए होंगे तो। सीता रोती है, ध्यान से देखो, सीता और रोती है। अब बात यही उसी प्रकार बनाओ। सीता क्या है, हमें पता है कर्ता है ना, जो रो रही है वो कौन रो रही है, सीता है। तो ये सीता अपनी क्या हुई, कर्ता हुई। और रोना क्या है, क्रिया। हमें पता है रोना क्या है, क्रिया है ना। तो ये हमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ में कोई किसी प्रकार का संदेह बचा नहीं है। तो ये क्या है, क्रिया। तो बताइएगा मित्रों,
अब आपकी कौन सी, यानी कि ये बना है ये सिस्टम या ये बना है ना, क्योंकि कर्ता है, क्रिया है, बीच में से क्या गायब है, कर्म गायब है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। अब इस वार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें इससे आगे भी कुछ भेद भी पढ़ने होंगे, इनके भी भेद होते हैं, और वहां में अलग से भी आपको कुछ अलग प्रकार से भी क्रिया को पहचानने के सीधे तरीके बताने वाला हूं। यानी कुछ भी अगर हमें नहीं आता है तो भी हम उनसे क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं क्रिया की। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, अपने 1 नंबर क्रिया को, जिसका नाम क्या है, सहकर्मक क्रिया। अब मैं सहकर्मक क्रिया की परिभाषा तो आपको नहीं लिखाने वाला, क्योंकि इतनी देर हमने जो किया था, परिभाषा रट्टी नहीं है, बनाई जा सकती है परिभाषा, ठीक है, और बनाई गई है, ये भी और देख लो, पढ़ने के लिए बनाई गई इनको, ये कोई उत्पन्न नहीं हुई थी सीधी। जब अपन बात करेंगे किसकी, यानी 1 नंबर अपनी कौन सी क्रिया है, सहकर्मक, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ, सहकर्मक बात हमने कर ली है, यहाँ कर्म हमारे क्या है, साथ में होगा, ठीक है। अब बात यह है कि सहकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं भाई, ये बात महत्वपूर्ण है। कितने भेद, 2 भेद। और ये जो 2 भेद हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो ये एक कर्मक, बहुत सरल है ये तो, एक कर्मक, और फिर 2 नंबर द्विकर्मक, द्विकर्मक। अब देखो, अभी अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे कर्म प्रयुक्त होगा, लेकिन अब यहाँ लफड़ा क्या है कि क्या कर्म 2-2 भी होते हैं, बिल्कुल, कई बार 2-2 कर्म एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान दे, कर्म व क्रिया में अब कुछ अभ्यर्थी ये जान नहीं पा रहे हैं कि कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है ना। हम लोग भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और एक क्रिया करो। ध्यान देना, दोनों शब्दों में काफी अंतर है। कर्म अपना क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। कर्म अपना क्या है, कारक है। कर्म कारक जब अपन बात कर देंगे 8 कारक होंगे ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान का के लिए अपादान है ना, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो तो अपना कारक है कर्म, है ना, तो उसी के अनुसार होगा। और ये जो अपन बात करें क्रिया की, तो क्रिया अपना क्या है, विकारी शब्द है। क्रिया अपना कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है, चौथा विकारी शब्द है। तो अब देखो बात करते हैं, एक कर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्या होता है, यही से समझ लेंगे, ज्यादा इधर उधर हम घूमने वाले नहीं है। वाक्य में, यानी अपन बात करेंगे जहां पर वाक्य में, है ना, वाक्य के अंदर तो हमें जाना पड़ेगा, तो वाक्य में क्या होगा मित्रों, एक कर्म प्रयुक्त हो। वाक्य में जहां एक ही कर्म प्रयुक्त हो, बस एक ही कर्म प्रयुक्त हो, वहां पर क्या होता है, एक कर्मक। परिभाषा पूरी हो गई, यानी वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो, परिभाषा पूरी होगी किसकी, एक कर्मक की। बस क्या आगे क्यों जाना, जब परिभाषा यही पूरी हो रही है तो हमें इससे आगे जाने का क्या फायदा है। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूं थोड़ी सहूलियत के लिए, ये लो, द्विकर्मक, दोनों को एक साथ उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। द्विकर्मक क्या है, बस बात वही है कि जब हम द्विकर्मक पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी क्या होगा, यानी कि अपन ये लिख सकते हैं, कर्ता के साथ, क्रिया के साथ, मूल रूप से क्रिया है, यहाँ क्रिया पढ़ रहे हैं, क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। और यहां पर भी वाक्य में है, और ये किसके साथ होगा, क्रिया के साथ तो होगा, तो क्रिया को तो लेना ही है, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक क्या है, ये 2 कर्म कौन से होते हैं। पहले तो मैंने बताया एक कर्मक, वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, सामान्य बात है, ये आपको याद होगी। द्विकर्मक 2, द्वि का मतलब 2 और एक का मतलब 1, ठीक है, कोई नई बात है नहीं। तो नई बात क्या नहीं है, अब अपन समझेंगे कि एक कर्म क्या होता है और द्विकर्मक क्या होता है, मतलब 2 कर्म कैसे आ जाते हैं एक वाक्य में। तो सबसे पहले मैंने एक वाक्य लिख दिया, जैसे हरि दूध पी रहा है, हरि दूध पी रहा है, सामान्य वाक्य लिख दिया मैंने। इसी प्रकार अपन कोई और कोई लिख सकते हैं, जैसे सुरेश क्रिकेट खेलता है, सुरेश क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लिख दिया।
अब अपन इसके लिखते हैं, यानी यहां तो हम पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। हरी मैंने लिख दिया, दूध पी रहा है, सुरेश क्रिकेट खेलता है। अब हमें वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था। हरी यहाँ पर क्या है, कर्ता, दूध क्या है, अब हमें ये अभी नहीं पता चला कि दूध क्या है, तो आगे चलिए भाई, यहाँ चलिए ना, पीना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, तो हमारे पास बच क्या आ गया, कर्म, बस ये अपना क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्म है, यहाँ पर क्या है, एक कर्म है, पीना यहाँ मुख्य क्रिया है, रहा है इसकी क्या है, सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया, अंग्रेजी में आप बात करते हो हेल्पिंग वर्ब की। और इसी प्रकार यहाँ पर अपन बात करते हैं, सुरेश इस वाक्य का क्या है, करता है साथियों, और ये क्रिकेट क्या है, कर्म होगा, क्योंकि खेलना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, खेलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, खेलता है। तो ये अपनी क्या है, यहाँ पर ये अपना हो गया कर्म, और ये अपनी क्या हो गई, क्रिया। तो अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर केवल एक ही कर्म है। तो अब मैं इधर लिखता हूं, वो वाक्य समझो, है ना, कि जैसे मैंने लिख दिया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। इसी प्रकार मैं एक वाक्य और लिख देता हूं, है ना, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। देखो साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है, मां ने बच्चे को क्या पिलाया, दूध पिलाया। तो यहां मां तो क्या है, करता है, ठीक है, बात हो गई कर्ता की। अब अगर बच्चे की और दूध की अभी पता नहीं है, पिलाना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो अब हमें दो चीज दिखाई दे रही है, एक तो दूध और एक बच्चे। साथियों ये दोनों ही क्या है, कर्म है, दोनों ही क्या है, अपने कर्म है। तो ये बात आप ध्यान देना। इसी प्रकार अध्यापक इस वाक्य का करता है, छात्रों व पाठ दोनों क्या है, कर्म है। तो ये द्विकर्मक हो जाएगा, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्रिया हो गई। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है अपने लिए। और ये भी मैं बात आगे और करने वाला हूं कि इनमें एक कर्म तो होता है प्राणीवाचक और एक होता है अप्राणीवाचक, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। पहला जो होता है वो प्राणीवाचक होता है, और बाद में कौन सा होता है, अप्राणीवाचक। तो साथियों आज हमने बड़े ही, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। और इसी पर मैं आगे और भी आप लोगों को बताता रहूंगा, निरंतर बताऊंगा। और अब अगली कक्षा में तो धमाका होने वाला है, यानी कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताने वाली है जो बड़ी ही बतानी आप लोगों को, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज की कक्षा को मैं यही संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।